हेलो प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जानकारी जानी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है और विश्व में सबसे कठोर संविधान किस देश का है, विश्व में सबसे लचीला संविधान किस देश का है, या फिर विकसित संविधान क्या होता है, निर्मित संविधान क्या होता है। अधिकांश बुकों में ये सोर्सेज नहीं होते, लेकिन आज मैं अपने द्वारा उसी क्लास को कंटिन्यू करता हूं और आगे जो हमने संशोधन के आधार पर, संघ के आधार पर और उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर संविधान को जाना था, उनके प्रकारों पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं। संविधान के प्रकार हमारे चल रहे थे। बात करें तो संशोधन के आधार पर संविधान की बात करेंगे। संशोधन के आधार पर जो संविधान होता है भैया, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लचीला और एक होता है कठोर। नियमता या अनियमता का मिश्रण भी, नियमता इसको बोलते हैं, अनियमता कठोर को बोलते हैं, तो उसको भी इन्हीं चीजों को डिफाइन करेंगे। लेकिन लचीले की बात करें तो देखो, लचीला संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन सरल विधि से हो जाए, या ऐसा कह सकते हैं आसानी से हो जाए, कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता ना हो, तो उसको हम बोलते हैं लचीला संविधान। क्या बोलते हैं? लचीला संविधान। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो सबसे लचीला संविधान अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का यहां पर भैया दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, विश्व का सबसे लचीला संविधान जो है वो भैया ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। परसों भी हमने अपनी क्लास में जाना था कि एलिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट मिला वो कहां से मिला? आपका ब्रिटेन से मिला। और उसी प्रकार विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। ठीक है, इसी कारण इसको परंपराओं पर आधारित संविधान भी कहते हैं। परंपराओं पर आधारित संविधान, वो भी आपका कहां का है? ब्रिटेन का। इसके बाद देखो, हम कठोर की बात करें तो जिसमें संशोधन किसी विशेष प्रक्रिया से हो, वो आपका कठोर संविधान कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर विश्व का सबसे कठोर संविधान जो है आपका, विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, कैसे है वो मैं आपको बताऊं। हम जानते हैं, हमने ये जान लिया कि लचीला और कठोर संविधान क्या है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है और विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर आगे बताता हूं मैं कि विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का कैसे है। अब देखो, यूएसए के संविधान को जो कठोर संविधान की संज्ञा मिली है वो कैसे मिली, ये आज जानते हैं। यूएसए का जो संविधान है, हम जानते हैं यूएसए 4 जुलाई 1776 को 13 गणराज्यों के साथ ब्रिटेन से आजाद हुआ। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद 1776 में संविधान सभा बैठ जाती है। यूएसए के संविधान को बनाने के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं जॉर्ज वाशिंगटन।
और 1789 में आपका ये संविधान 5 अनुच्छेद के साथ लागू कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। बात करें वर्तमान समय की, वर्ष 2020 तक यूएसए के संविधान में 44 संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए। अगर हम भारत की बात करें, भारत में 2020 तक 105 संविधान संशोधन अधिनियम आ चुके हैं, मतलब 127 संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद द्वारा पारित हो चुके हैं, जिनमें से 105 संविधान संशोधन अधिनियम पर ही राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी है। आप खुद सोच सकते हैं कि जो संविधान हमारे भारत के संविधान से 250 साल पहले बना, उसमें वर्तमान समय तक 44 संविधान संशोधन हुए, और जो हमारा संविधान 1950 में बनकर आपका इंप्लीमेंट हुआ, उसमें वर्तमान समय तक 105, जहां कहीं कहीं 106 भी बोले जा रहे हैं, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब सबसे कठोर संविधान कौन सा हुआ? यूएसए का हुआ। हमसे 200-250 साल पहले बनने में इतने संशोधन हुए, हमसे कम से कम कई गुना कम, ठीक है, और हमारे में ज्यादा हुए। इसलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन सा है, तो सीधे आपका जवाब होगा, क्वेश्चन कैसे बनता है कि विश्व का सबसे कठोरतम संविधान कौन सा है? ऑप्शन होंगे ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन होगा यूएसए, तीसरा ऑप्शन होगा भारत, चौथा ऑप्शन होगा आयरलैंड। तो आपका जवाब होना चाहिए यूएसए। या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में रख सकता है कि किस देश के संविधान में संशोधन के लिए केवल विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तब भी आंसर क्या होगा आपका? यूएसए होगा। भैया देखो, मैंने यहां पर एक शब्द का यूज किया जो इस क्वेश्चन की कमजोरी बनता है, वो बनता है केवल। मैं यहां पर आपको खाली भी क्वेश्चन लिख सकता था, किस देश के संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर मैं यहां पर केवल शब्द का यूज ना करूं तो इसके आपके आंसर हो सकते थे भारत में। क्या हो सकता था? भारत में। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर एक ऑप्शन में हो सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ केवल की बात की है, तो केवल आपका किसमें आएगा? यूएसए में। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ आपके संशोधन ऐसे होते हैं जो सरल विधि से हो जाते हैं, मतलब साधारण बहुमत से होते हैं। कुछ संशोधन के लिए विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर तो संशोधन के लिए जो है मिश्रण दोनों का चलता है, लचीले का भी और कठोर का भी, सरल विधि भी और विशेष विधि भी। ठीक है, तो आपने आज जाना कि ब्रिटेन का संविधान कैसे कठोर है। ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो भैया, हमारे भारत के लिए भारत के संविधान के लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टॉपिक से। क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान है ऑप्शन लचीला, कठोर, परंपराओं पर आधारित, चौथा क्वेश्चन होगा इनमें से कोई नहीं। एक तो ऑप्शन ये बनेंगे आपके, दूसरे ऑप्शन जो बनेंगे वो ये बनेंगे। पहला ऑप्शन होगा लचीला, दूसरा ऑप्शन होगा कठोर,
तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, दोनों भी हो सकता है, या ऐसे भी आ सकता है लचीला व कठोर का मिश्रण, और चौथा क्वेश्चन होगा इनमें से, ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई। तो देखो दोनों ही एक क्वेश्चन के मैंने दो टाइप से ऑप्शन दिए, अगर ये ऑप्शन आपको मिलते हैं तो इसमें आप आंसर लगाकर चलोगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में ये मिलते हैं तो इसमें आपका आंसर थर्ड होगा, दोनों मतलब लचीला व कठोर का मिश्रण है। मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं, कहीं कहीं विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, या कहीं कहीं तो विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जैसे आपके जीएसटी था, जीएसटी में आपके कहीं ना कहीं विशेष बहुमत से बहुमत हुआ, प्लस आपके आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडल से अनुमोदन मांगा गया, मतलब कितनी 16 विधानसभा से, और सबसे पहले अनुमोदन देने वाला राज्य राजस्थान था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दोनों क्वेश्चन को आप लिख लो या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम अगले टाइप पर। अगले टाइप की बात करें तो अगला जो प्रकार मैंने आपको उस दिन समझाया था वो था आपका संघ के आधार पर संविधान, संघ के आधार पर संविधान। अगर संघ के आधार पर संविधान की बात करें तो उसके भी आपके दो टाइप मिलते हैं, एक मिलता है भैया एकात्मक संविधान, और दूसरा मिलता है संघात्मक संविधान। अब इस चीज को देखकर आपके मन में एक क्वेश्चन तो बना होगा कि भारतीय संविधान में तो संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसका मतलब संघात्मक संविधान होगा, जो भारतीय संविधान का स्वरूप होगा वो संघात्मक संविधान होगा। देखो अगर हम बात करें संघ की तो संघ का मतलब होता है, हम जानते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी यूनियन होगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इतने अच्छे ढंग से आपका लिखकर भेजता है कि भारत अर्थात यह आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया विनाशी राज्यों का अविनाशी फेडरेशन होगा, और इसके ऑप्शन ऐसे बनते हैं कि यह बात सत्य है, यह बात असत्य है, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो जब हमेशा संघ के साथ फेडरेशन का यूज हुआ हो तो आप आंसर लगाएंगे कि यह बात बिल्कुल असत्य है। फेडरेशन का मतलब होता है संघ समझौता, जो कहीं ना कहीं यूएसए के आर्टिकल 1 में साफ शब्दों में लिखा है कि यूएसए जो है आपका वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा। मतलब यूएसए में राज्य नहीं टूटते लेकिन संघ टूट सकता है, और हमारे भारत में साफ शब्दों में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी यूनियन होगा। संघ की बात करें तो हमारे भारत में संघ राज्य या देश का ऐसा समूह, देखो एक बात भैया ध्यान रखना, हमेशा कभी भी पॉलिटी में राज्य शब्द आए तो वो किसी स्टेट को डिफाइन नहीं करता। राज्य का मतलब होता है कंट्री से, मतलब आपका देश से, किससे, देश से, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देश को राज्य बोला जाता है और भौगोलिक दृष्टिकोण से देश को देश कहा जाता है, ठीक है। तो देखो संघ की बात करें तो राज्य में देश का ऐसा समूह जिसमें कोई भी देश या राज्य अपनी इच्छा अनुसार तो जुड़े लेकिन अपनी इच्छा अनुसार अलग न हो सके, उस ऐसे समूह को बोलते हैं हम संघ। इसी के दूसरी इसकी अपोजिट चले तो एक होता है परिसंघ, और परिसंघ का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ था। जब यूएसएसआर आपका 1991 में टूटा तो उसके टूटने की कंडीशन थी, क्योंकि साफ शब्दों में परिसंघ की डेफिनेशन ये बनती है कि परिसंघ
राज्यों का या देश का ऐसा समूह होता है जिसमें कोई देश या राज्य अपनी इच्छा अनुसार जुड़े और अपनी इच्छा अनुसार अलग हो जाए, उसको हम परिसंघ बोलते हैं। लेकिन भैया एक क्वेश्चन और बन जाता है कि यूएसए का संविधान क्या है। देखो यूएसए का संविधान ना संघ है ना परिसंघ है, वह है अधिसंघ। अधिसंघ का मतलब होता है कि संघ के साथ समझौता हुआ है, संधि समझौता हुआ है, इसको हम फेडरेशन शब्द बोलेंगे। अर्धसंघ की डेफिनेशन वही बनती है जो संघ की होती है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं कि संघ की डेफिनेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें संघ क्या है, अगर हमारे भारत में संघ को बनाना है तो हम जानते हैं कि संघ ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अनेक यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स मतलब इकाइयां होती हैं। और आप जानते हो कि भारत में 28 वर्तमान समय में +8+0 इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं। इसी से मिलकर भारत एक संघ बना है जो राज्यों का संघ है, जो आर्टिकल 1 साफ साफ शब्दों में कहता है। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर आपने 28 + 8+0 क्यों लिखा, लेकिन हमने तो पढ़ा 28 आपके पूर्ण राज्य हैं और 8 आपके यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ शासित प्रदेश है। तो फिर सर आपने 0 क्यों लिखा। भैया ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 1 में भारत में कितने राज्यों का उल्लेख है, तब अगर ऑप्शन आपसे ये बन जाए 28 + 8+0, दूसरा ऑप्शन बन जाए 28 + 8, तीसरा ऑप्शन बन जाए 29 + 8 और चौथा ऑप्शन बन जाए 29 + 8+0, तो वर्तमान समय में पूछेगा तो आंसर भैया ये लगा देना, कभी ये मत लगाना। अगर इस संख्या को कुल में पूछे तो कुल में तो आपका आंसर 36 हो ही जाता है, आपको पता है, तो कुल का तो आंसर 36 चलेगा ही। लेकिन अगर ऐसे उसने पूर्ण राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों को बोला तो इसका आंसर हमेशा ये लगाकर चलना। जब मैं संघ व उसके राज्य क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो उस बात पर चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन के 3 फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने कहा इसमें 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित प्लस 0 क्या है। देखो 0 होते हैं अर्जित क्षेत्र। क्या होते हैं? अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं भैया? आप जानते हो कि ये भारत है। इस भारत में ये क्षेत्र जिसको हम ओक्साई चीन बोलते हैं, ठीक, ओक्साई चाइना जो है आपका 34,555 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी किसने अधीन कर रखी है? चीन के अधीन है। चीन ने छीन रखी है। उसी प्रकार हम जानते हैं एक हमारा 78,114 वर्ग किलोमीटर का भूखंड आपके पाकिस्तान ने ले रखा है, जिसको हम जो है गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है। और एक सामान्य भाषा में आज के टाइम में उसको बोला जा रहा है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। अब जब कभी हम जानते हैं दोनों हिस्से भारत के ही हैं, भारत अपने मानचित्र में इन्हें दिखाता है, पाकिस्तान अपने मानचित्र में इन्हें दिखाता है। अगर ये हिस्से कभी हमने किसी भी प्रक्रिया के तहत अपने संघ में शामिल किए तो इनको ना तो इस जम्मू कश्मीर वाले यूटी में रखा जाएगा, ना इसको लद्दाख वाले यूटी में रखा जाएगा। इनको हमेशा रखा जाएगा अर्जित क्षेत्रों में। इसमें अर्जित क्षेत्रों में अगर भविष्य में कभी ये आए तो आपके यहाँ पर जो इकाइयों की संख्या हो जाएगी वो 28 + 8+2 मतलब 38 हो जाएगी, अगर भविष्य में कभी आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कोई भी कि भैया 0 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0 का मतलब है अर्जित क्षेत्र, मतलब हमने अपनी ही जमीन को किसी दूसरे के अधीन होते हुए उसके बाद अपने संघ में शामिल किया, तो वो कहलाते हैं अर्जित क्षेत्र। तो आपको पता है संघ क्या हुआ, कैसे बना। ठीक है, आगे संघ पर चर्चा हम विशेष भाग 1 में करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो सबसे पहले हम जानते हैं एकात्मक संविधान क्या होता है। अगर एकात्मक संविधान की बात करें तो वह संविधान जिसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, वह एकात्मक संविधान कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर एकात्मक संविधान का उदाहरण जाने तो हम जानेंगे एकात्मक संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है, इसके बाद रूस भी है और चीन तो आप जानते ही हो। वहां पर तो एक ऐसा हो गया कि जब तक लाइफ है उस बंदे की वही वहां पर राष्ट्र का प्रमुख रहेगा। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल हुए। अब हम संघात्मक की बात करें तो संघात्मक की बात करेंगे कि वह संविधान जिसमें
शक्तियों को केंद्र व राज्य दोनों में बांट दिया जाता है, दोनों में बांट दिया जाता है, वह आपका संघात्मक संविधान कहलाता है। जब मैंने यहां पर केंद्र और राज्य शब्द का जिक्र किया है तो आपके मन में तुरंत से आपका जवाब बना कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया होगा, यानी भारत होगा। ठीक है, लेकिन भैया आगे मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे लिखवाने जा रहा हूं जिससे इस शब्द की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। यानी हम जानते हैं कि भारत जो है संघात्मक संविधान की तरफ इशारा करता है, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारत के संविधान एकात्मक हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमेशा कभी भी एग्जाम में आए कि संघ के आधार पर भारत के संविधान की स्वीकृति कैसी है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना वो आपके ऑप्शनों पर डिपेंड करेगा। उसके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आज आपको बनाता हूं। इससे अलावा आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इनको या तो नोट करते जाएं या फिर इनको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आते हैं, पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चा इनको गलत करके आता है क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट है वही हमें क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए ध्यान रखना, इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं। पानी दे दो। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता है, मॉडरेट करता है एग्जामिनर और बच्चे को फंसा देता है। फंसना नहीं है, अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ी हुई पॉलिटी को समझा है तो आज के बाद अगर पॉलिटी के 50 क्वेश्चन किसी एग्जाम में या किसी प्रैक्टिस सेट में है तो ये वादा रहा कि 45 क्वेश्चन से ऊपर आप लगा कर आओगे अगर आपने पढ़ा है। और अच्छा, अगर इसको पूरे अच्छे मन से पढ़ा होगा तो भैया इसमें आप 50 में से 48 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, घबराना नहीं है भैया, घबराना किसी को नहीं है, क्योंकि देखो हमारे ज्यादातर कंपटीशन के बच्चे होते हैं वो 4 दिन मेहनत करके थक जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हो कि अनाज को भी फसल बनने में समय लगता है, तो इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अपनी तैयारी को एक रणनीति से और सही डायरेक्शन में रखना, क्योंकि देखो परिश्रम तो सभी करते हैं लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि भारतीय संविधान है यह भारतीय संविधान का स्वरूप है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही विद ऑप्शन के आपको रखे मिले। ठीक है, पहला ऑप्शन एकात्मक होगा, दूसरा ऑप्शन संघात्मक होगा, तीसरा ऑप्शन विकसित होगा, चौथा ऑप्शन अलिखित होगा। तो देखो ये क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन मिलते हैं और इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर ये भी मिल सकता है, दूसरे ऑप्शन ये मिलेंगे एकात्मक, संघात्मक, 1 व 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन को आपको समझना होगा। ठीक है, अगर आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये है तो देखो ऑप्शन में इसमें सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन संघात्मक, जो मैंने आगे आपको समझाया, क्योंकि हमारे यहां पर जो है केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र के लिए जो विषय आपके जो कहीं ना कहीं एंट्री दी हुई है वो आपकी आप जानते ही हो केंद्र सूची में है, और जो राज्य के लिए एंट्री दी हुई है वो राज्य सूची में होती है। कुछ एंट्री ऐसी होती है जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया है। और विज्ञान से संबंधित जो आपके विषय हैं मतलब एंट्री है, उन्हें हम कहीं ना कहीं अवशिष्ट सूचियों में रखते हैं जो केंद्र के ही अधीन होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये क्वेश्चन इस ऑप्शन आपके ऐसे आते हैं तो इसका आंसर 1 व दोनों हो जाएगा। अब भैया आपके मन में एक प्रश्न बना होगा
कि सर आपने एकात्मक कैसे बता दिया, भारत का संविधान तो संघात्मक की तरफ इशारा करता है। तो देखो उसका कॉन्सेप्ट भी आप समझो कि एक परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है, वो परिस्थिति है आर्टिकल 352। आप जानते हो आर्टिकल 352 में इमरजेंसी की बात कही गई है, मतलब आपके राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है कि जब यदि हमारा देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध छेड़ दे या कोई अन्य देश हमारे देश पर युद्ध कर दे या देश के ही किसी भाग में कोई आपका विद्रोह हो जाए, जिसको हम सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, मूल संविधान में इसका नाम आंतरिक असंतोष था। जब ऐसी परिस्थिति देश में लागू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका संविधान जो है एकात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा, ठीक है। वरना 90% इशारा हमारा संविधान आपका किसकी तरफ पड़ता है? संघात्मक की तरफ पड़ता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा कि एकात्मक कब होता है? तो वो संविधान आपका एकात्मक जब होगा जब आर्टिकल 352 के तहत सारी शक्तियां राज्य से छीनकर जैसे आपकी कहां चली जाती हैं? केंद्र के पास चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाल फिलहाल की ही एक घटना आपके यहाँ पर कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी घातक बीमारी के रूप में आया। उसके बावजूद हम जानते हैं हमने कम से कम 3 से 4 महीने का लॉकडाउन झेला, ठीक। उसमें कहीं ना कहीं हर तरह के जो हमारा आपका जीविका चलाने का जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं ठप हुआ। अगर आपने कोरोना वायरस के तहत देखा होगा कि केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि प्रत्येक राज्य को आर्टिकल 257 के तहत विशेष परिस्थितियों में कोरोना के कारण राज्यों को लॉकडाउन जैसी स्थिति को मानने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। वही चीज है, तो सारी शक्ति किसके पास चली गई? कहीं ना कहीं केंद्र के पास चली गई, लेकिन वहां उनका दायित्व था। मेन एकात्मक बनने का कारण आर्टिकल 352 है, ना कि आर्टिकल 257 है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि केंद्र का राज्यों के लिए कुछ विशेष दायित्व, ठीक है। कभी विशेष चर्चा करूंगा उस पर, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनेगा आर्टिकल 257 से, आगे कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने आज जाना कि संघात्मक और आपका एकात्मक कैसे होता है, ठीक है। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद एक प्रकार और बचता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है भैया, अब देखो लास्ट प्रकार बचता है। मैंने कल भी बताया कि 4 आधार पर 8 प्रकार होते हैं। लास्ट प्रकार जो हमारे संविधान का बचता है वो है आपका उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर। उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर बात करें तो संविधान हमारा 2 प्रकार का होगा, ठीक है। सबसे पहला होता है विकसित संविधान, विकसित संविधान। दूसरा होता है निर्मित संविधान, निर्मित संविधान। विकसित संविधान की बात करें भैया तो विकसित संविधान जो है वह संविधान जिसके बनने की, वह संविधान जिसके बनने का एक निश्चित समय हो, एक निश्चित समय न हो, समय न हो, वह बनने की जानकारी अपूर्ण हो, वह बनने की जानकारी अपूर्ण हो, ठीक है। वो संविधान आपका कहलाता है, वो संविधान आपका कहलाएगा विकसित संविधान। और विकसित संविधान का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। क्या है भैया? ब्रिटेन। या ऐसा कहो कि विश्व का एकमात्र विकसित संविधान ब्रिटेन है, क्योंकि इसके बनने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। हमें इस शुरुआती समय तो पता हुआ है लेकिन वैसे बनने का समय नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ब्रिटेन का संविधान आपका विकसित हो गया, ठीक। 1215 ईस्वी से बनना स्टार्ट होता है और आज तक बन ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलिखित संविधान का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निर्मित संविधान की बात करो तो वह संविधान जिसके बनने की संपूर्ण जानकारी
एक निश्चित समय हो, वह एक निश्चित समय, तो वह आपका कौन सा संविधान हो जाएगा? निर्मित संविधान होगा। और विश्व में निर्मित संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत है। क्या है भैया? भारत है। अब आपके मन में आया कि यूएसए का संविधान भी निर्मित हुआ 2-2.5 साल में बना। हम मानते हैं निर्मित संविधान यूएसए का भी है, रूस का भी है, आयरलैंड का भी है, सभी देशों का है। लेकिन सबसे अच्छे की बात मैंने यहाँ पे की तो भारत है। क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है कि वर्ष 1895 से संविधान सभा के लिए जो संविधान का निर्माण करेगी, तब से मांग उठकर आखिरकार 1946 में हमें संविधान बनाने वाले आधार का पता चलता है, आधार मिला, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, संविधान सभा गठित होती है, कहीं ना कहीं 389 सदस्य आते हैं, और हम जानते हैं 1,17,369 शब्दों में संविधान को लिखा गया, 234 पन्नों में संविधान को लिखा। प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, जो उस टाइम के टाइम पीरियड में भारत के सबसे बड़ा लेखाकार थे, मतलब आपके सबसे अच्छी हैंड राइटिंग उनकी थी, उन्होंने लिखा। संविधान को लिखने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास जाते हैं कि आप हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको लिखो, ठीक है, और आप इसका बदले में क्या लोगे? तब उन्होंने कहा कि मुझे देश के प्रति कोई कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं अवसर मिला है, लेकिन मैं बस सिर्फ ये चाहता हूं कि संविधान के प्रति एक पन्ने पर मेरा नाम हो और लास्ट के पन्ने पर मेरे दादा रामप्रसाद सक्सेना का नाम हो। तो कहीं ना कहीं इनके दादा रामप्रसाद सक्सेना का भी है। 424 निब मतलब 424 पेनों के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया, जिसको कहीं ना कहीं शांति निकेतन के कलाकारों ने डिजाइन किया, ठीक, जिसको संविधान में 3 वाचनों के द्वारा पढ़ा गया, 12 अधिवेशन के द्वारा लिखा गया, जिस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे अंतिम में करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी मतलब देवनागरी दोनों में किया, ठीक, और उर्दू में करने वाले मौलाना आपका अबुल कलाम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी जानकारी हमारे भारतीय संविधान की है, तो इसलिए भारतीय संविधान क्या हो जाता है? निर्मित हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इसके 2 क्वेश्चन के फॉर्मेट लिखवाता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान है, ये क्वेश्चन आया। पहला ऑप्शन निर्मित, दूसरा ऑप्शन विकसित, तीसरा ऑप्शन अलिखित और चौथा ऑप्शन परंपराओं पर आधारित। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विकसित संविधान। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर बनने वाला संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है, संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आंसर आपका यही होगा जो मैंने ये बताया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में एग्जामिनर डाल दे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सभी प्रकार के आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि संविधान के कितने प्रकार और किस फॉर्मेट से इसके क्वेश्चन बनते हैं। कल हम एक अद्भुत क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, ठीक है आपके। और भैया ध्यान रखना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। भैया देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक इसलिए हो गया, जल्दबाजी कर गए थे थोड़ी सी, ठीक है, माफी चाहते हैं। इसका आंसर विकसित ना होकर इसका आंसर जो है निर्मित होगा। वो आगे मैंने आपको, चाहे आप वीडियो को आप कहीं ना कहीं रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है, और इसका आंसर भी आपका निर्मित होगा, ठीक है।